हम्म। सभी श्रोताओं का, खासतौर पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनका आज के इस विशेष डीप डाइव में बहुत बहुत स्वागत है। जी, सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। तो आज का हमारा जो विषय है वो है पंचायती राज संस्थाएं। और मैं बता दूं कि आज की हमारी ये चर्चा किसी आम बातचीत जैसी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। हमारा मिशन है कि हम इसे बिल्कुल एक क्लासरूम की तरह समझें, जैसे एक अनुभवी शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर नोट समझाते हैं ना। बिल्कुल वैसे। ये पूरा डिस्कशन एसएससी, रेलवे और स्टेट लेवल परीक्षाओं के नोट्स पर आधारित होगा। सही कहा आपने। और इस डीप डाइव में मैं कोशिश करूंगी कि एक शिक्षक की भूमिका निभाते हुए आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल उसी क्रम में समझाऊं जिस क्रम में हमारे नोट्स में दिया गया है। मतलब लाइन बाय लाइन और टॉपिक बाय टॉपिक, हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। ग्रेट। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सबसे पहले परिचय या इंट्रोडक्शन से ही शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने दिमाग में एक ग्राम पंचायत का चित्र बना लीजिए। एक चौपाल की कल्पना कीजिए। भारत में पंचायती राज का सीधा सा मतलब है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, जिसे हम रूरल लोकल सेल्फ गवर्नेंस भी कहते हैं। हाँ, मतलब गांव के लोग अपना शासन खुद चलाएं। एग्जैक्टली। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करना। अंग्रेजी में इसे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है। और ये राज्य सरकारों के नीचे का स्तर है ना? हाँ बिल्कुल, ये राज्य सरकारों के बाद शासन का तीसरा स्तर है, जिसे थर्ड टियर कहा जाता है। और हमारे नोट साफ बताते हैं कि 73rd संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसे बाकायदा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। ये बात मुझे बहुत उत्साहित करती है कि कैसी ये पूरी व्यवस्था सत्ता को किसी राजधानी के बंद कमरों से निकालकर सीधे आम लोगों के हाथ में दे देती है। बिल्कुल, लेकिन ये कोई एक दिन का काम नहीं था। चलिए अब हम इसके विकास यानी एवोल्यूशन के पहले भाग पर आते हैं। ब्लैक बोर्ड पर हमारी पहली हेडिंग है बलवंत राय मेहता समिति, जो 1957 में आई थी। 1957 मतलब आजादी के मात्र 10 साल बाद ही? जी। दरअसल इस समिति को बनाने का एक खास उद्देश्य था। सरकार ने पहले 1952 में एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा शुरू की थी। बलवंत राय मेहता समिति को इन्हीं दोनों कार्यक्रमों की जांच करनी थी कि ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं। ओहो, मतलब एक तरह से ऑडिट चल रहा था। हाँ, और जांच के बाद इस समिति ने अपनी सबसे प्रमुख सिफारिश दी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। इन्होंने कहा कि सत्ता को नीचे बांटना ही होगा। और इसी समिति ने वो मशहूर ढांचा दिया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज या 3 टियर सिस्टम। एकदम सही। अब विद्यार्थियों, इसे नीचे से ऊपर की ओर समझिए। सबसे नीचे गांव के स्तर पर होगी ग्राम पंचायत, जिसके चुनाव प्रत्यक्ष होंगे, यानी जनता सीधे वोट देगी। फिर बीच में ब्लॉक स्तर पर होगी पंचायत समिति, जहां अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे। और सबसे ऊपर जिला स्तर पर बनेगी जिला परिषद, जिसके चुनाव भी अप्रत्यक्ष होंगे। और एक ध्यान देने वाली बात, इस जिला परिषद के अध्यक्ष उस जिले के कलेक्टर होंगे। यहाँ मैं परीक्षा के नजरिए से एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण तथ्य जोड़ना चाहूंगा। विद्यार्थी इसे नोट कर लें कि राजस्थान देश का पहला राज्य बना जिसने इस व्यवस्था को लागू किया। बिल्कुल, 1959 में। जी, 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में ये सबसे पहले शुरू हुआ और उसी साल आंध्र प्रदेश इसे लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। अब हम बिना क्रम तोड़े विकास के अगले चरण पर बढ़ते हैं। अगली समिति है GV.K. राव समिति, 1985। सीधे 1985, मतलब काफी लंबा गैप आ गया बीच में। हाँ, इस समिति का पूरा फोकस बुनियादी ढांचे से ज्यादा प्रशासनिक व्यवस्था पर था। इनकी मुख्य सिफारिश थी कि जिला परिषद को ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मुख्य केंद्र बनाया जाए। मतलब ब्लॉक या गांव से ज्यादा पावर जिले को देने की बात थी। सही कहा। और प्रशासनिक काम के लिए इन्होंने एक नया पद बनाने की बात कही, जिला विकास आयुक्त या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। इसके अलावा इन्होंने नियमित चुनाव करवाने पर बहुत जोर दिया, क्योंकि उस वक्त चुनाव समय पर नहीं हो रहे थे। इसके ठीक एक साल बाद ही तो एक और समिति आई थी ना, LM सिंघवी समिति, 1986 में। जी, राजीव गांधी सरकार ने इसे नियुक्त किया था। और परीक्षा के लिए जो सबसे बड़ी और मुख्य सिफारिश आपको याद रखनी है, वो है संवैधानिक मान्यता। सिंघवी समिति ने ही सबसे पहले पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की पुरजोर वकालत की थी। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल।
अन्य बातों में इन्होंने न्याय पंचायत की स्थापना करने और ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय संसाधन यानी ज्यादा पैसा देने की बात भी शामिल की थी, ताकि पंचायतें सच में कुछ काम कर सकें। इसके बाद तो अमेंडमेंट या संशोधन की तरफ कदम बहुत तेजी से बढ़ गए थे। हाँ, संशोधन की ओर बढ़ते हुए अगली है पीके थुंगन समिति 1988। इनकी सिफारिशों में भी संवैधानिक मान्यता और त्रिस्तरीय प्रणाली की बात दोहराई गई, साथ ही 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल और जिला परिषद को जिले की एकमात्र योजना एजेंसी बनाने का सुझाव शामिल था। और 1988 में ही एक और समिति आई थी, गाडगिल समिति। गाडगिल समिति बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। इसे समझ लीजिए कि ये संशोधन का आधार बनी। इसी समिति की सिफारिशों पर 73वां संशोधन खड़ा है। इसमें ऐसा क्या खास था? इनकी सिफारिशें बहुत स्पष्ट थीं। इन्होंने कहा कि तीनों स्तरों पर प्रत्यक्ष चुनाव होने चाहिए, SC, ST और महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, और तो और राज्य वित्त आयोग यानी SFC और राज्य चुनाव आयोग यानी SEC की स्थापना भी होनी चाहिए। और यही वो नींव थी जिस पर 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 खड़ा हुआ। इसे हम एक मील का पत्थर या माइलस्टोन कह सकते हैं। बिल्कुल। अब मैं ब्लैक बोर्ड स्टाइल में इसके कुछ सीधे तथ्य बताती हूँ जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। प्लीज बताइए। पहला पॉइंट ये संविधान के अनुच्छेद 243 से 243O तक विस्तारित है। दूसरा, इसके लागू होने की तिथि 24 अप्रैल 1993 है। इसे पंचायती राज दिवस भी कहते हैं। जी। तीसरा पॉइंट, इसे संविधान के भाग 9 में और अनुसूची 11 में रखा गया है, और इस 11वीं अनुसूची में पंचायतों के काम के लिए 29 विषय या आइटम्स दिए गए हैं। और अगर मैं सही हूं तो इसी अधिनियम ने DPSP के अनुच्छेद 40 को भी व्यावहारिक रूप दिया था। एकदम सही। अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, उसे कानूनी रूप मिल गया। अब इस अधिनियम के प्रावधानों को 2 हिस्सों में बांटकर समझना चाहिए, अनिवार्य और स्वैच्छिक। अनिवार्य मतलब जो कंपलसरी हैं? हाँ, अनिवार्य वो है जिन्हें राज्य कानूनों में जोड़ना आवश्यक ही है, आप इनसे बच नहीं सकते, जैसे ग्राम सभा का गठन करना, चुनाव करवाना आदि। और दूसरे हैं स्वैच्छिक या वॉलेंट्री प्रावधान, जो राज्य सरकार की मर्जी पर निर्भर करते हैं। सही कहा। राज्य सरकार अपने विवेक से तय कर सकती है कि उन्हें लागू करना है या नहीं, जैसे पिछड़े वर्गों यानी OBC को आरक्षण देना है या नहीं, या पंचायतों को कर लगाने की शक्ति देनी है या नहीं। ये तो हो गया अधिनियम का बेस। अब अगर हम नोट्स के अगले सेक्शन की तरफ बढ़ें, अधिनियम की विशेषता है जो इसका स्ट्रक्चर और चुनाव तय करती हैं। पहली विशेषता है ग्राम सभा, जो अनुच्छेद 243A में है। ये कोई चुनी हुई बॉडी नहीं है। उस पंचायत क्षेत्र के जितने भी पंजीकृत मतदाता हैं, यानी जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, वो सभी मिलकर ग्राम सभा बनाते हैं, गांव की अपनी संसद की तरह। दूसरी विशेषता है त्रिस्तरीय प्रणाली, जिसके बारे में हमने बात की, गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर। लेकिन नोट्स में यहाँ एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन दिया है। जी हाँ, और ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहाँ मध्यवर्ती स्तर यानी बीच वाला ब्लॉक स्तर बनाना आवश्यक नहीं है। वहाँ सिर्फ गांव और जिला स्तर हो सकता है। ये बहुत लॉजिकल भी है। छोटे राज्यों में 3 लेवल की जरूरत भी नहीं होती। और चुनाव कैसे होते हैं इनके? ये हमारी तीसरी विशेषता है, सदस्यों और अध्यक्ष का चुनाव, अनुच्छेद 243K के तहत। देखिए, सदस्य चाहे किसी भी स्तर के हों, गांव, मध्यवर्ती या जिला, सभी प्रत्यक्ष रूप से सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन। हाँ, लेकिन अध्यक्ष या चेयरपर्सन के लिए नियम अलग हैं। मध्यवर्ती और जिला स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी चुने हुए सदस्यों में से ही कोई एक। और गांव के सरपंच का? गांव स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ये तय करने का अधिकार पूरी तरह राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया है। समझ गए। अब आते हैं अधिनियम की विशेषताओं के दूसरे भाग पर, आरक्षण और कार्यकाल। आरक्षण का जिक्र अनुच्छेद 243D में है। इसे ध्यान से सुनिएगा। SC और ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होंगी, पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से। और महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए कुल सीटों का कम से कम 1/3 यानी 1/3 आरक्षित होगा। और हाँ, इस 1/3 में SC और ST महिलाओं का कोटा भी शामिल है। और OBC आरक्षण? जैसा हमने पहले देखा,
ओबीसी के लिए आरक्षण पूरी तरह से राज्य विधानमंडल के विवेक पर छोड़ दिया गया है। चलिए, आरक्षण तय हो गया। अब 5वीं विशेषता है कार्यकाल, जो अनुच्छेद 243 में है। ये तो हम सब जानते हैं कि पंचायत 5 साल के लिए चुनी जाती है। हाँ, उसकी पहली बैठक से 5 वर्ष तक। लेकिन अगर पंचायत समय से पहले भंग हो जाती है तो ये अनिवार्य है कि 6 महीने के भीतर नए चुनाव करवा लिए जाएं। 6 महीने से ज्यादा सीट खाली नहीं रह सकती। और चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? ये छठी विशेषता है, अयोग्यता या डिस्क्वालिफिकेशन, अनुच्छेद 243F। चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। यानी लोकसभा या विधानसभा के 25 साल से कम? युवा भी सरपंच बन सकते हैं। बिल्कुल। और बाकी अयोग्यता के जो भी नियम होंगे वो राज्य विधानमंडल के कानून द्वारा ही निर्धारित होंगे। अब आते हैं विशेषताओं के तीसरे और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, शक्तियां और वित्त। मतलब काम क्या करेंगे और पैसा कहां से आएगा? शक्तियां और कार्य अनुच्छेद 243G में दिए गए हैं। पंचायतों का मुख्य काम है आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं बनाना। हमने पहले बताया था ना कि 11वीं अनुसूची में 29 कार्यात्मक आइटम है। उन सभी 29 विषयों पर काम करने की शक्ति पंचायत को दी जा सकती है। और इसके लिए फाइनेंस? वित्त की बात अनुच्छेद 243H में है। राज्य सरकार पंचायतों को कर, शुल्क या टोल लगाने का अधिकार दे सकती है। साथ ही राज्य की संचित निधि से उन्हें सहायता अनुदान भी मिलता है। और इस पैसे का बंटवारा कैसे होगा? इसके लिए कोई आयोग भी तो बनता है। जी, 9वीं विशेषता वही है, राज्य वित्त आयोग या SFC, अनुच्छेद 243I। हर 5 वर्ष में राज्यपाल द्वारा इसका गठन किया जाता है। इसका काम ही यही है कि यह पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करे, ताकि पैसों की कोई कमी ना रहे और जो पैसा खर्च हो रहा है उसका हिसाब किताब। 10वीं विशेषता, खातों का ऑडिट, अनुच्छेद 243J। ये राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए प्रावधानों के अनुसार ही होता है। ये पूरा सिस्टम तो बहुत परफेक्ट लगता है, लेकिन मुझे नोट्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग हेडिंग दिख रही है, छूट और न्यायिक हस्तक्षेप। क्या ये सिस्टम पूरे देश में एक समान लागू होता है? नहीं, यहीं से अपवाद शुरू होते हैं। पहला, केंद्र शासित प्रदेश या यूटी, अनुच्छेद 243L। यहाँ ये अधिनियम लागू तो होता है, लेकिन राष्ट्रपति के निर्देशानुसार। वो चाहें तो इसमें कुछ अपवाद या संशोधन कर सकते हैं। और राज्यों के मामले में? यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। छूट वाले क्षेत्र, अनुच्छेद 243M। कुछ राज्यों को इस अधिनियम से पूरी तरह बाहर रखा गया है। आप नाम नोट कर सकते हैं, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। विद्यार्थियों को इन तीनों राज्यों के नाम जरूर याद रखने चाहिए, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। यहाँ 73rd संशोधन लागू नहीं होता। इसके अलावा विभिन्न राज्यों के जो अनुसूचित क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां भी ये लागू नहीं होता। मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र जहां जिला परिषदें हैं और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल, ये सब भी इस छूट में आते हैं। और अदालतों का क्या रोल है पंचायत चुनाव में? अदालतें इसमें दखल नहीं दे सकती। अनुच्छेद 243O कहता है कि चुनावी मामलों में हस्तक्षेप पर रोक है। परिसीमन या सीटों के आवंटन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो अगर चुनाव में कोई गड़बड़ी हो तो? वो केवल चुनाव याचिका या इलेक्शन पिटिशन दायर करके ही उठाई जा सकती है, वो भी राज्य के कानून के तहत। अब एक सवाल दिमाग में आता है, जिन आदिवासी क्षेत्रों को 243M में छूट दे दी गई, वहां स्वशासन कैसे होगा? बहुत अच्छा सवाल है, और इसी के लिए 1996 में एक विशेष कानून लाया गया, पेसा, PESA अधिनियम। पेसा का फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। उद्देश्य ही यही था कि संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूची 5 के अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित किया जाए, लेकिन उनके हिसाब से बदलाव करके। इसके लक्ष्य क्या थे? इसके 4 महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला, ग्राम सभा को सर्वोच्च मानकर सशक्त बनाना। दूसरा, जनजातीय परंपराओं और रीति रिवाजों का हर हाल में संरक्षण करना। तीसरा, जो भी सामुदायिक संसाधन हैं जैसे जल, जंगल, जमीन, उनके प्रबंधन का अधिकार समुदाय को देना। और चौथा, एक ऐसा स्वशासन बनाना जो जनजातीय जीवन शैली का सम्मान करता हो। और अभी ये पेसा कानून कितने राज्यों में लागू है? वर्तमान में ये 10 राज्यों के 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में लागू है। मैं एक एक करके नाम गिनवाती हूँ, विद्यार्थी इन्हें लिख सकते हैं। जी बताइए। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात,
हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। चलिए, तो ये तो हो गया पूरा कॉन्सेप्ट। अब एग्जाम के लिए सबसे जरूरी चीज आर्टिकल्स का क्विक रिवीजन। बिल्कुल। चलिए तेजी से रिवाइज करते हैं। 243 में है परिभाषाएं और 243 ए है ग्राम सभा। बिल्कुल। फिर 243 बी में पंचायतों का गठन और 243 सी में उनकी संरचना दी गई है। सही। और 243 डी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे स्टार मार्क कर लें, सीटों का आरक्षण। और 243 ई पंचायतों की अवधि बताता है 5 वर्ष, जबकि 243 एफ सदस्यता के लिए अयोग्यता के बारे में है। हाँ, 243 जी शक्तियां और उत्तरदायित्व है और 243 एच कर लगाने की शक्तियां और कोष है। एक और स्टार मार्क वाला पॉइंट है 243 आई वित्त आयोग का गठन। एकदम सही। 243 जे खातों का ऑडिट है और 243 के भी स्टार मार्क वाला है, पंचायतों के चुनाव यानी SEC। 243 एल संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना और 243 एम कुछ क्षेत्रों पर लागू ना होना, जिसके बारे में हमने अभी बात की। और आखिरी के 243 एन विद्यमान कानूनों की निरंतरता और 243 ओ चुनावी मामलों में कोर्ट के हस्तक्षेप पर रोक। रिवीजन तो बहुत बढ़िया हो गया। अब जाते जाते महत्वपूर्ण वर्षों की टाइमलाइन भी समेट लेते हैं। ब्लैक बोर्ड के आखिरी हिस्से की टहप इन वर्षों को क्रोनोलॉजी में याद रखें। 1957 बलवंत राय मेहता समिति, जिसने नींव रखी। 1959 राजस्थान के नागौर में पहली शुरुआत। फिर सीधा 1992। हाँ, 1992 में 73वां संशोधन अधिनियम आया, जिसे संवैधानिक दर्जा मिला। 1993 24 अप्रैल जब ये लागू हुआ और इसे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया गया। और आखिरी साल 1996 पेसा अधिनियम, जो आदिवासी क्षेत्रों के लिए आया। तो इसी के साथ हमारा ये रिवीजन पूरा हुआ। परीक्षाओं के लिए सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। और मैं सभी श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि ये व्यवस्था सिर्फ कोई परीक्षा पास करने के लिए रटने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है कि हमारे देश की जड़ें कैसे काम करती हैं। और अंत में मैं आप सबके लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज हमने पढ़ा है कि 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में मध्यवर्ती यानी ब्लॉक स्तर की आवश्यकता नहीं होती। जरा सोचिए कि संविधान निर्माताओं ने इस विशिष्ट जनसंख्या सीमा यानी 20 लाख को ही क्यों चुना होगा। यह सोचने वाली बात है। और भविष्य में जैसे जैसे जनसंख्या के आंकड़े बदलेंगे, कई छोटे राज्य भी इस सीमा को पार कर जाएंगे। तो क्या हमें स्थानीय स्वशासन के इस त्रिस्तरीय ढांचे में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? इसी विचारणीय प्रश्न के साथ हम आज के इस गहन अध्ययन सत्र का समापन करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।